भारतवर्ष ने कोई छुपा के इस काम को नहीं किया। आपने देखा होगा कि भारतवर्ष ने पाकिस्तान को भी इस बात की सूचना दी कि हमारी लड़ाई आतंकवादियों के खिलाफ है, न कि आपके खिलाफ है और न तो आपकी सेना के खिलाफ है। इसलिए हम एक्शन लेंगे और भारत चाहता है कि सुरक्षा परिषद के जो 15 सदस्य हों उनको हम लोग काफ़ी डिटेल्स में उनको समझाएं। तो इसलिए चुना गया है, जिसमें कि आप बहुत सारे छोटे छोटे राज्यों को देख रहे हैं। बाकी जो देश हैं उसमें ज़्यादातर मुस्लिम कंट्रीज़ हैं। तो नेचुरली जब पाकिस्तान से आपकी लड़ाई है तो पाकिस्तान जो मुस्लिम देशों का जो संगठन है उसका भी सदस्य है। तो मुस्लिम देशों में ठीक है कि हम भारतवर्ष की बहुत वहाँ पूछ है और भारतवर्ष को लोग अच्छे नज़र से देखते हैं वहाँ पर, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार ने समझा है कि नहीं, मुस्लिम देश के लोगों को भी हम लोगों को बताना चाहिए। तो परमाणु अटैक की बात आप करते हैं, अगर पाकिस्तान करता है तो क्या उसमें सिर्फ हिंदू सिख ईसाई मरेंगे कि मुसलमान भी मरेंगे? तो इसीलिए भारतवर्ष का मुसलमान जो है वो भारतवर्ष को समझता है कि अपना देश है, चूँकि वो समझता है कि अगर पाकिस्तान अटैक करेगा, अगर पाकिस्तान परमाणु हमला करेगा तो परमाणु तो ये नहीं देखने आएगा कि मुसलमान को बचा लो और हिंदू को मार दो। नमस्कार, मैं निशा श्री आप तमाम दर्शकों का स्वागत करती हूँ फर्स्ट लुक बिहार में, जहाँ हम देखते हैं खबरें जो जानना ज़रूरी है। और जैसा कि अभी हम जानते हैं कि पिछले महीने 22 अप्रैल को जो पहलगाम हमला हुआ, आतंकवादी हमला हुआ, और उसके बाद भारत ने पाकिस्तान को जवाब दिया अपने आतंकवाद को बढ़ाने को लेकर के। लेकिन इसके बाद पाकिस्तान जिस तरह की मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने की कोशिश कर रहा है, उसके बाद भारत को ज़रूरत पड़ी एक डिप्लोमेटिक स्टेप उठाने की, और उस डिप्लोमेसी के अंतर्गत ही एक ज़रूरी स्टेप कहा जा रहा है जो हमारे देश के जो सर्वदलीय कुछ सदस्य हैं उनको चुना गया है। फॉरेन डेलीगेशन तैयार किया गया है जो कि अलग अलग कंट्रीज़ को विज़िट करेंगे और तब जा कर के वो वहाँ अपनी बातें रखेंगे। लेकिन एक आम जनता के रूप में हम सब के मन में ये सवाल है कि ये क्या बात करने जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? जब युद्ध हम भारत और पाकिस्तान के बीच है तो विदेश में ये यात्राएं क्यों हो रही हैं? तो इन तमाम जानकारियों को देने के लिए हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ जो आज उपस्थित हैं वो है अरुण कुमार सिंह। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और हम सबसे पहले यही जानना चाहेंगे आपसे कि ये जो अभी डेलीगेशन तैयार हुआ है, फॉरेन डेलीगेशन, जिसके ऊपर अलग अलग तरह की चर्चाएं हो रही हैं, ये तैयार क्यों किया गया, क्यों ज़रूरत पड़ी इसकी? देखिए, ऐसा है कि जो भारतवर्ष ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया उसकी पृष्ठभूमि से सब लोग परिचित हैं कि पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ जिसमें 26 लोग मारे गए, उनका धर्म पूछा गया और उसके बाद उनके छुट्टियां मनाने गए हुए थे कोई। और कश्मीर में उस तरह की ये घटना बड़ी अजीबोगरीब घटना थी, क्योंकि कश्मीर के लोगों में और आतंकवादियों के बीच में ऐसा लगता है कि एक समझौता है, था, या कहें कि था ही, अब कहना सही होगा, कि किसी भी टूरिस्ट पर वो प्रहार नहीं करेंगे। उसके पीछे ये कारण है कि कश्मीर का पूरा जो उसकी जो इकोनॉमी है वो टूरिज़्म पर आधारित है। वहाँ फिल्मों की शूटिंग होती है, वहाँ पर लोग घूमने जाते हैं बड़े पैमाने पर, और उसको कहा जाता भी है कि वो जो है सो एशिया का वो स्विट्ज़रलैंड है, एक सुंदर जगह है वो। तो ये टूरिस्ट पर अटैक हुआ था। तो निश्चित रूप से कश्मीर की जनता भी उद्वेलित थी, और आपने देखा कि किस तरह से कश्मीर की जनता खुल के आतंकवादियों के खिलाफ आई, जब तक कि ऐसा अभी नहीं हुआ था। तो इस पृष्ठभूमि में भारतवर्ष को, जो कि भारतवर्ष बराबर कह रहा है कि हम आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस में हैं, तो भारतवर्ष को एक प्रभावी जवाब देना आवश्यक हो गया था। और उसने कहा भी था, भारतवर्ष के प्रधानमंत्री ने उसके जो 2 दिन के बाद वो आए हुए थे दरभंगा में, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था इस बात को कि हम समय तय करेंगे और हम अपने ढंग से जवाब उसका देंगे। और भारतवर्ष ने कोई छुपा के इस काम को नहीं किया। आपने देखा होगा कि भारतवर्ष ने पाकिस्तान को भी इस बात की सूचना दी कि हमारी लड़ाई आतंकवादियों के खिलाफ है, न कि आपके खिलाफ है और न तो आपकी सेना के खिलाफ है। इसलिए हम एक्शन लेंगे
ये भारतवर्ष ने बता दिया था और बहुत सही किया था। इसलिए कि अगर आप वो सही नहीं बताते तो निश्चित रूप से पाकिस्तान अभी भी कह रहा है और ज़्यादा कहता हो कि नहीं साहब वो तो इंडिया ने हम पर अटैक किया था, जबकि भारत का पाकिस्तान पर अटैक करने का कोई इरादा नहीं था। तो इसलिए वो सूचना दी थी। अब ऑपरेशन सिंदूर हुआ और ऑपरेशन सिंदूर में भारतवर्ष ने दिखाया फुटेज के माध्यम से कि किस तरह से वहाँ की आर्मी, वहाँ के राजनेता आतंकवादियों के जनाजे में शामिल हुए, उनको मिट्टी देने के लिए सामने में आए, उनको ओवेशन दिया गया, उनको सैल्यूट दिया गया। तो और दुनिया ने भी इसको देखा। आपको याद होगा कि जब झंझारपुर की मीटिंग में प्रधानमंत्री बोल रहे थे तो बोलते बोलते वो अंग्रेजी में बोलना शुरू किए थे, जबकि वो अंग्रेजी नहीं बोलते हैं, और वो भी झंझारपुर की मीटिंग में बिहार में उनको अंग्रेजी बोलने के, लेकिन अंग्रेजी में बोलकर वो दुनिया को अपनी बात, अपना संदेश कन्वे करना चाहते थे। लेकिन उसके बावजूद भी आपने देखा कि वो चाहे अमेरिकन प्रेसिडेंट हों या और दूसरे देश के लोग हों, उन लोगों ने भारत की जो ये सोच है या भारत का जो कंसर्न हम कहें कि है, उस कंसर्न पर बहुत ध्यान दुनिया के देशों का नहीं हुआ। और उसने पाकिस्तान और इंडिया को जिस तरह से पहले वो ट्रीट करती थी, उसी इक्वल फुटिंग पर उसने ट्रीट किया और दोनों को एक तरह से उसको सलाह देने का काम किया कि आप लोग युद्ध में मत जाइए, आप लोग जो है सो अपने से बैठ के बात कर लीजिए, कहिए तो हम लोग भी आपको जो है सो मदद कर देंगे। यहाँ तक कि रूस भी जिस तरह से खुल के हम लोगों के साथ वो रहता था, जो रूस के कंपल्सन्स हैं, अभी रूस और यूक्रेन में जो युद्ध है उसके चलते रूस कमज़ोर हुआ है और चीन पर उसकी निर्भरता बढ़ी है, और चीन और रूस के संबंध अभी बहुत कॉर्डियल संबंध उसके हैं। तो उसके को नज़र में रखते हुए रूस भी खुलकर हम लोगों के साथ नहीं आया जिस तरह से वो आया करता था पहले से, और अमेरिका तो नहीं आया, और दूसरे देश जो थे वो तटस्थ टाइप के रहे, और पाकिस्तान के साथ खुल के कुछ लोग आए, जैसे चीन उसके साथ खुल के आया, टर्की उसके साथ खुल के आया, जो और कुछ अजरबैजान जैसे देश हैं वो सब खुल के आ गए। तो पाकिस्तान के साथ जहाँ कुछ लोग खुल कर आए, वहाँ भारतवर्ष के साथ दबे जुबान से लोगों ने कहा। तो भारतवर्ष की ये समझदारी बनी कि हम पर खतरा है आतंकवाद का, उसको शायद हम कन्वे दुनिया को नहीं कर पा रहे हैं, और इसीलिए भारतवर्ष ने सोचा कि हम एक ऐसा डेलीगेशन बनाएं जो दुनिया के सभी देशों में, और सभी देश नहीं, उसने उसमें प्राथमिकता के आधार पर उसको चुना है, लगभग उसमें 36 देश को उसने चुना है, और 36 देश में एक 7 डेलीगेशन उसने बनाया है, और 7 डेलीगेशन में एनडीए के 4 लोग हैं जो कि लीड कर रहे हैं उसको, जिसमें 2 भाजपा के हैं और एक जेडीयू का है और एक शिवसेना का है, और उधर एक कांग्रेस लीड कर रही है। ये जो कांग्रेस लीड कर रही है वो सब लोग जाने माने, वो मैं विदेश मामलों के जानकार हैं, शशि थरूर जो तिरुवनंतपुरम केरला से एमपी हैं, वो लीड कर रहे हैं, जो यूएस जाएगा डेलीगेशन। और उसी तरह से कनिमोझी हैं जो डीएमके से आती हैं, वो एक डेलीगेशन को लीड कर रही हैं, और एक डेलीगेशन को लीड कर रहे हैं सुप्रिया सुले, जो कि शरद पवार की जो पार्टी है एनसीपी, उसकी नेत्री हैं। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि भारत पाकिस्तान के युद्ध में सरहद पर तो कहीं से पीछे नहीं हटा, लेकिन नैरेशन की जो एक लड़ाई होती है ना, नैरेटिव सेट करने की, वहाँ कहीं ना कहीं हम कमज़ोर दिखाई पड़े, और इसलिए इस तरह की एक डिप्लोमेटिक स्टेप की ज़रूरत पड़ी। आगे जानते हैं इस बारे में और विस्तार से, और भी इसमें इनसाइट्स आपको खोलेंगे कि ये जो कुछ चुनिंदा देश चुने गए हैं प्रोफेसर, हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि ये कुछ चुनिंदा देशों को क्यों चुना गया? देखिए, ऐसा है कि इसमें लग रहा होगा कुछ देश तो ऐसे हैं, जैसे भारत चाहता है कि सुरक्षा परिषद, सब लोग जानते हैं कि यूनाइटेड नेशंस की जो सिक्योरिटी काउंसिल है, जिसको हम लोग सुरक्षा परिषद के नाम से भी जानते हैं, उस सुरक्षा परिषद के 5 परमानेंट सदस्य होते हैं। आप सब लोग जानते हैं, उसमें ब्रिटेन है, अमेरिका है, फ्रांस है, और चीन है और रूस है। ये 5 देश हैं, लेकिन 5 देश परमानेंट मेंबर्स हैं
तो उनके यहाँ तो जाना ही है। आप लोग सब लोग जानते हैं कि 10 सदस्य ऐसे होते हैं जो बारी बारी से उनका चुनाव होता रहता है और वो उस सुरक्षा परिषद से सदस्य होते हैं। तो 10 जो अभी सदस्य हैं उसमें छोटे छोटे देश हैं कई, जिनका कि नाम आपने देखा होगा कि वो कोई बहुत महत्व नहीं है उनका, लेकिन चूंकि सुरक्षा परिषद के वो सदस्य हैं और भारत चाहता है कि सुरक्षा परिषद के जो 15 सदस्य हों उनको हम लोग काफ़ी डिटेल्स में उनको समझाएं, तो इसलिए चुना गया है, जिसमें कि आप बहुत सारे छोटे छोटे राज्यों को देख रहे हैं। बाकी जो देश हैं उसमें ज़्यादातर मुस्लिम कंट्रीज़ हैं। तो नेचुरली जब पाकिस्तान से आपकी लड़ाई है तो पाकिस्तान जो मुस्लिम देशों का जो संगठन है उसका भी सदस्य है। तो मुस्लिम देशों में ठीक है कि हम भारतवर्ष की बहुत वहाँ पूछ है और भारतवर्ष को लोग अच्छे नज़र से देखते हैं वहाँ पर, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार ने समझा है कि नहीं, मुस्लिम देश के लोगों को भी हम लोगों को बताना चाहिए। तो इसलिए आप देख रहे होइएगा कि बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट मुस्लिम देश हैं उनको इसमें शामिल किया गया हुआ है। तो इस तरह से वो हैं, और कुछ तो यूरोप के देश हैं, यूरोपीय यूनियन है, तो नेचुरली उन लोगों का अपना महत्व है, तो उन लोगों को तो रखना ही है। तो इस तरह से एक मिला जुला रूप है कि एक बहुत बड़े हम लोग चाहते हैं कि मतलब जो देशों का जो चुनाव हुआ है वो भी काफ़ी सोच समझ के चुनाव हुआ है कि एक पब्लिक ओपिनियन और राष्ट्रों का भी ओपिनियन भारतवर्ष के कंसर्न को समझ सके, इसलिए ऐसा हुआ है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमारे देश जब यहाँ पे भारत और पाकिस्तान के बीच एक मुद्दे पर युद्ध हो रहा है, जो मुद्दा अभी मुख्य रूप से आतंकवाद है, तो कोई भी देश जो कि पाकिस्तान ने कोशिश की इस नैरेटिव को बदलने की, जैसा हमने यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं ट्रंप, उनके स्टेटमेंट में हमने सुना कि उन्होंने कश्मीर के मुद्दे को समझा कि हमारे बीच कश्मीर के लिए लड़ाई हो रही है, जबकि ये युद्ध बिल्कुल ही अलग था। तो कहीं ना कहीं ये बात बताना ज़रूरी है, लेकिन अभी भी हमें पूरी तरह से ये नहीं समझ आया है। हम जाहिर सी बात है दर्शकों की जो पॉइंट है वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगी प्रोफेसर, कि अभी भी ये नहीं समझ आया कि वो क्या बात करेंगे। क्या इसके ऊपर आप थोड़ा इंसाइट डाल सकते हैं हमारे दर्शक? नहीं, ऐसा है कि जो कश्मीर, जो भारतवर्ष को आज़ादी मिली है, तो नेचुरली उसमें आज़ादी जो मिली वो धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हुआ था और उसी आधार पर पाकिस्तान बना हिंदुस्तान। लेकिन हिंदुस्तान का तो शुरू आज़ादी के बहुत पहले से एक पंथ निरपेक्षता की नीति रही है, जिसमें सभी धर्मों का सम्मान करने की बात रही, सभी धर्म के लोग एक साथ मिलजुल के रहें उसकी बात रही। इसलिए भारतवर्ष अपने उस जो नेहरू या महात्मा गांधी या और भी जो स्वतंत्रता आंदोलन के जो लोग थे, उन सब लोगों की सोच स्पष्ट थी कि साहब यहाँ पर सभी धर्मों के लोग रहेंगे। हालांकि आप देखेंगे तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिल्कुल इसके खिलाफ थे। वो तो एक तरह एक तो वो देश का बंटवारा नहीं चाहते थे, लेकिन उनका कहना था कि अगर देश का बंटवारा हो रहा है तो टोटल ट्रांसफ़र ऑफ पॉपुलेशन हो। ये बाबा साहब ने खुद अपनी आत्मकथा में लिखा है, कोई ऐसी नहीं है कि कोई बात मैं कह रहा हूँ, कि टोटल ट्रांसफ़र ऑफ पॉपुलेशन हो। क्योंकि उनका कहना था कि जो इस्लाम धर्मी लोग हैं, जब देश धर्म के आधार पर बंट रहा है तो उनके भारतवर्ष में रहने का कोई औचित्य नहीं है और उनके रहने से भारतवर्ष अशांत रहेगा, ऐसा बाबा साहब का स्पष्ट रूप से कहना था। लेकिन खैर उनके विचार थे और कांग्रेस के अलग विचार थे, तो यहाँ पर सारे लोग जो है सो यहाँ पर रहे। तो अब जैसा कि सब लोग जानते हैं कि भारतवर्ष जो है वो मुस्लिम पॉपुलेशन वहाँ दुनिया की दूसरी मुस्लिम पॉपुलेशन वाला देश है ये। तो भाई आप अगर परमाणु अटैक की बात आप करते हैं, अगर पाकिस्तान करता है, तो क्या उसमें सिर्फ हिंदू सिख ईसाई मरेंगे कि मुसलमान भी मरेंगे? तो इसीलिए भारतवर्ष का मुसलमान जो है वो भारतवर्ष को समझता है कि अपना देश है, चूँकि वो समझता है कि अगर पाकिस्तान अटैक करेगा, अगर पाकिस्तान परमाणु हमला करेगा, तो परमाणु तो ये नहीं देखने आएगा कि मुसलमान को बचा लो और हिंदू को मार दो, उससे तो सब लोग उसके इसमें आएंगे और सब लोगों को ये होगा। तो इसलिए ये स्थिति बनी। लेकिन दरअसल कश्मीर के इशू से एक अलग इशू आतंकवाद का है, और ये आतंकवाद ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारतवर्ष में है, आतंकवाद कनाडा में भी है, आतंकवाद से पीड़ित ब्रिटेन भी है, आतंकवाद से पीड़ित फ्रांस भी है।
तो आतंकवादी घटनाएं जहां भी दुनिया में हो रही हैं, कहीं ना कहीं उसका सूत्र जो है पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। तो भारतवर्ष यही चाहता है कि भारतवर्ष ये चाहता है दुनिया को बताना कि भाई आप जो पाकिस्तान को हमसे इक्वेट करना चाहते हैं, तो हम तो आतंकवाद को बढ़ाते नहीं हैं, लेकिन पाकिस्तान चाहे वो ब्रिटेन में हो रहा हो, चाहे कनाडा में हो रहा हो, चाहे अमेरिका में हो रहा हो, जहाँ कहीं भी आतंकवादी घटनाएं जो घटती हैं, अमेरिका में तो बहुत बड़ी घटना घटी, तो जिसको 9/11 के नाम से हम लोग जान, तो अब उस सारी घटनाओं का खुद अमेरिका ने मारा उसको, ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान से ही पाकिस्तान में पकड़ा गया, पाकिस्तान में मारा गया। तो भाई आप पर जब आतंकवादी घटना होती है तो आप उसको जाके अमेरिका जाके पाकिस्तान में ओसामा बिन लादेन को मारता है। अभी अब हमास से जो हो रहा है कॉन्फ्लिक्ट है, ये क्या नाम है, इजराइल का, तो उसमें जो है सो हमास आतंकवादी संगठन है, इजराइल वहाँ अटैक कर रहा है, तो आप कहीं कुछ नहीं, आप इजराइल के साथ हैं वहाँ पर। तो फिर भारतवर्ष पर अगर आतंकवादी घटनाएं घटती हैं तब दुनिया क्यों चुप हो जाती है? तो ये तो बहुत बड़ा सवाल है ना कि आप भारतवर्ष को अलग थलग आतंकवाद के मुद्दे पर एक दोहरा आपका चरित्र क्यों हो रहा है कि आप जब ब्रिटेन पर होगा तो आप कहिएगा कि बहुत गलत हो रहा है, अमेरिका पर होगा तो आप अटैक कीजिएगा, ओसामा बिन लादेन को मारिएगा, पाकिस्तान में तबाही लाइएगा, या फिर इजराइल को आप कहिएगा कि नहीं तुम हमास को ख़त्म कर रहे हो तो बहुत अच्छा कर रहे हो। तो भारतवर्ष को ये क्यों नहीं करने का मौका मिला? और ऑपरेशन सिंदूर, इसीलिए जो लोग ये कहते हैं, अभी बहुत हल्ला हो रहा है, और खूबी की बात यह है कि कांग्रेस जैसी पार्टी भी इस बात को कहने लगती है कि साहब पहले कह दिया। अरे पहले कैसे नहीं, पहले कह दिया वो तो अच्छी बात हुई ना, कि पहले आपको हमने सूचित कर दिया कि हम आपसे लड़ाई नहीं लड़ने जा रहे हैं, हमारा लड़ाई आतंकवाद से है, और चूंकि आतंकवाद अपना ठिकाना पाकिस्तान में बनाए हुए हैं, इसलिए हम उन ठिकानों को ध्वस्त करेंगे, ये भारतवर्ष का कहना था। तो लेकिन इसके बावजूद जो नेशंस की प्रतिक्रिया आई, उसमें उसने भारत और पाकिस्तान को इक्वेट किया, यानी पाकिस्तान को उसने इस मुद्दे पर आतंकवादी घोषित करने में, या पाकिस्तान आतंकवाद का पोषक है, इस बात को बहुत खुल के दुनिया नहीं बता पाई। निश्चित रूप से प्रत्येक भारतीय के लिए, वो चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो या ईसाई हो, चिंता का विषय है। और इसलिए भारत सरकार का ये बिल्कुल सही कदम है कि उसने पूरे दुनिया में और दुनिया के महत्वपूर्ण देशों में अपने जो 7 डेलीगेशन है, जिसमें कि एनडीए के 4 और 3 जो है सो विरोधी पक्ष के लोग हैं, उनको रखने का काम किया। देखिए इसमें एक और बात आ रही है कि कांग्रेस, अभी मैं पढ़ रहा था हिंदू अखबार को, उसमें आया है कि कांग्रेस डेलीगेशन में कौन जाए और कौन नहीं जाए कांग्रेस से, इस मुद्दे को उठा रही है। देखिए अभी ये मुद्दा उठाने का समय नहीं है। आप अगर किसी को भी डेलीगेशन में लिया जा रहा है, और जिनको लिया जा रहा है वो सब चुनिंदे लोग हैं, जैसे अगर कांग्रेस के मनीष शर्मा को लिया गया है, या कांग्रेस के शशि थरूर इनके मनमोहन सिंह के सरकार में विदेश मामलों के राज्य मंत्री रह चुके हैं, और सब लोग जानता है कि वो काफ़ी जो है सो सुलझे हुए लोग, और बहुत अच्छा। और उनको कहाँ भेज रहा है, तो जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो यूएस में आपका डेलीगेशन जा रहा है, उस यूएस के डेलीगेशन का हेड बनाया है। तो कांग्रेस को तो खुश होना चाहिए कि भाई हमारा जो कांग्रेस का जो व्यक्ति कोई है, उसको, उसमें सलमान खुर्शीद को भी रखा है, जो बहुत बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के क्रिटिक में से गिने जाते हैं, उनको भी रखा है, इसलिए कि सलमान खुर्शीद का भी अपना विदेश मामलों में उनका भी जो है सो ये है। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह की बातों को कांग्रेस जैसी पार्टी, जो कि मुख्य विपक्षी पार्टी है, उसको इस तरह की बातों को नहीं उठाना चाहिए, बल्कि इसको स्वागत करना चाहिए कि बहुत अच्छी बात है। अब ऐसे टीएमसी से जैसे यूसुफ पठान को भेजा गया, जो बहुत बड़े क्रिकेटर भी हैं, लेकिन ममता बनर्जी की जो आदत है कि उन्होंने यूसुफ पठान, आपने तो डायरेक्ट कुछ नहीं कहा, लेकिन यूसुफ पठान को ही से कह के मना करवा दिया। तो ये सब जो है सो, जो ये लोग पॉलिटिकल पार्टी के जो लोग हैं, वो लोग को ऐसा लगता है कि इन लोगों को राष्ट्र की चिंता नहीं है, बल्कि ये बस अपनी सिर्फ वोट की चिंता और अपने ईगो से वो जो है सो एकदम ये है कि इस जगह पर जो अभी बातें कही प्रोफेसर ने, उससे हमें एक बात तो समझ में आई कि यहाँ जो है ये मुद्दा किसी पार्टी, वोट बैंक या किसी इलेक्शन के लिए नहीं हो रहा है, ये एक बड़े आतंकवादी मुद्दे को सुलझाने के लिए किया जा रहा है।
प्रोफेसर आपसे चूंकि आपने शशि थरूर का नाम लिया तो इससे जुड़ी एक बातें हम लोग देख रहे हैं और एक आम जनता यही जानना चाहती कि इतने सारे 59 लोगों का ये पूरा डेलीगेशन है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है शशि थरूर के ऊपर और इसमें जिनको जो समझ आ रहा है उस तरह का कयास लगा रहे हैं। लेकिन शशि थरूर का इस डेलीगेशन में चुना जाना और फिर उनको यूएसए जैसे इंपॉर्टेंट कंट्री को रिप्रेजेंट के लिए भेजा जाना कितना ज़रूरी है, ये भी आप एक इंसाइट अगर रखिए। नहीं, जैसा कि मैंने बताया कि शशि थरूर विदेश राज्य मंत्री रह चुके हैं मनमोहन सिंह के समय में, तो और वो विद्वान भी हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई विदेशों में हुई है, तो नेचुरली कोई भी देश अपना डेलीगेशन जो भेजता है उसमें महत्वपूर्ण देश में महत्वपूर्ण व्यक्ति को भेजा जाता है। तो इसीलिए सरकार की समझदारी बनी कि शशि थरूर और जो उनके साथ डेलीगेशन में जो लोग जा रहे हैं, आपने देखा होगा कि सातों डेलीगेशन में एक या कहीं कहीं दो दो मुस्लिम को रखा गया है, मुस्लिम लोग रखे गए हैं। इसलिए रखे गए हैं कि आपको पाकिस्तान से लड़ाई है, तो पाकिस्तान से लड़ाई है तो उसमें अगर इस देश का मुसलमान भी जाता है और वहाँ अपने को दुनिया के सामने उस आतंकवाद की समस्या को उठाता है तो ज़्यादा असर पड़ेगा। ये स्वाभाविक चीज़ है कि होता है, तो उसमें डाला गया। और उसमें भी मैं देख रहा था लिस्ट, उसमें एक भी नाम ऐसा हमको नहीं लगा है। जैसे अगर भारतीय जनता पार्टी से रविशंकर प्रसाद जा रहे हैं तो रविशंकर प्रसाद जाने माने एडवोकेट हैं, सुप्रीम कोर्ट के भी हैं, पटना हाई कोर्ट में भी थे और बहुत अच्छे से बातों को आर्टिकुलेट करते हैं, अपने रखते हैं। तो जिन लोगों को भी दिया गया है, वहाँ पर कनिमोझी जो हैं डीएमके की हैं, कनिमोझी करुणानिधि उनका नाम है, तो डीएमके को भी रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। जबकि अभी सब भारत सरकार की अगर कहें कि आलोचक जो है वो स्टालिन है, तो स्टालिन की वो कनिमोझी बहन है, उनको जो है सो दिया गया हुआ है। तो कहने का मतलब सुप्रिया सुले को दिया गया है जो कि शरद पवार जी की बेटी हैं और शरद पवार जी से वो सीखती रही हैं, सारे चीज़ों को, राजनीति को उन्होंने सीखा है, तो इसलिए उनको रखा गया है। और जो सदस्य भी हैं, अगर सदस्य को भी आप देखिएगा तो कोई एक ऐसा नाम आपको नहीं मिलेगा जिसको कि आप काट सकिए। अब उसमें सिर्फ हमारी पसंद हो और उसी को भेजा जाए, ये कोई मायने पूरे देश और पूरे विश्व के पैमाने पर लीजिएगा तो हमको ऐसा लगता है कि भारत जो सरकार है उसके दिमाग में ये बात है कि जो लोग वहाँ जाकर जो आतंकवाद की समस्या से भारतवर्ष पीड़ित है, लगातार हम देख रहे हैं कि हम लोगों के यहाँ जो है सो घटनाएं घट रही हैं। एक अभी पंजाब की समस्या से हम उभरे हुए थे, फिर से जो है सो कश्मीर का जो समस्या चली आ रही है वो फिर जो है सो ये है। धारा 370 हमने ख़त्म किया, कश्मीर में अमन चैन आया, कश्मीर में लोगों का वो पर्यटकों का वहाँ जाना लगा। हम लोगों को लगा कि कश्मीर जो है अब शांत हो रहा है, और हम ही लोगों को नहीं लगा बल्कि दुनिया को लगने लगा। फिर पाकिस्तान ने जो है सो ये कर दिया। तो कहने का मतलब ये है कि ये बार बार भारतवर्ष ऐसे विशाल देश को अगर आप आतंकवाद से उसको परेशान आप करने का प्रयास कर रहे हैं तो निश्चित रूप से ये कोई भी देश इसको सहन नहीं कर सकता है, और इसीलिए भारतवर्ष ने एक जवाब दिया। जी, तो ये थी तमाम जानकारियाँ, ये जो फॉरेन डेलीगेशंस तैयार किए गए हैं विभिन्न देशों में भेजे जाने के लिए, जो हमारी आम जनता जो ये खबरें सुन रही होंगी उनके ज़रूर एक इंसाइट मिला होगा जो प्रोफेसर ने हमें जानकारी दी कि ये क्यों किया जा रहा है, क्यों ज़रूरी है, और इसको हमें पार्टी पॉलिटिक्स या क्षेत्रवाद से उठ करके देखना होगा। ये अभी किया जा रहा है भारत की पैठ बनाए रखने के लिए, कहीं ऐसा ना हो कि इसको एक मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से हमारी सेना जिसके ऊपर हमें पूरा भरोसा है वो इस नैरेशन और नैरेटिव की जो लड़ाई है उसमें कहीं से भी कमज़ोर हो जाए। तो नैरेटिव की लड़ाई लड़ने के लिए ये हमारे देश के सैनिक हैं जो विभिन्न देशों में अभी जा रहे हैं। प्रोफेसर आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी इंसाइटफुल इन्फॉर्मेशन देने के लिए। धन्यवाद। तो इसी के साथ अब देते हैं इस चर्चा को यहीं पर विराम। फिर मिलेंगे आपसे एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार। धन्यवाद।